आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो क्या सॉल्वेंट का डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है? ये गलत तो नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन अधूरा है। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसा हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और साथ में वो ज्यादा अमाउंट में भी होना चाहिए। अब अगर सॉल्वेंट एक और सॉल्वेंट एक है, मतलब सिर्फ दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूट है तो उसे हम कहते हैं टर्शरी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको याद रखना है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा, सॉल्यूट 2, 3, 4, 5 ऐसे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा तो उसके कितने टाइप्स होंगे। मेनली हम 3 टाइप्स में सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है उसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है उसमें सॉल्वेंट गैस होगा। एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड सॉल्वेंट है मतलब सॉल्यूट कौन होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। उसी तरह लिक्विड सॉल्वेंट है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, इस तरह 3 सॉल्यूशन बना सकते हैं। और थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होगा सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, तो एलॉयज जो है वो एग्जांपल से सॉलिड इन सॉलिड के, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर गोल्ड। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो सॉल्यूट भी उसमें सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो एलॉयज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। एमसीक्यू में कभी पूछ लिया कि ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर इन गोल्ड, ये किसका एग्जांपल है, तो ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड। तो एमाल्गम जो बनाते हैं, जैसे जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर, सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर, इसको कहते हैं एमाल्गम। मेटल को मर्क्यूरी में जब ऐड करते हो तो जिंक एमाल्गम, सोडियम एमाल्गम ऐसा बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि वो समझते हैं कि मर्क्यूरी लिक्विड है और वो सॉल्वेंट है, तो वो गलत है। यहाँ पे मर्क्यूरी कम अमाउंट में है, वो लिक्विड है। मेटल ज्यादा अमाउंट में है, वो सॉलिड है और वो सॉल्वेंट है। याद रखो यहाँ पे कि मर्क्यूरी क्या है, सॉल्यूट, और जिंक, सोडियम ऐसे जो मेटल यूज करते हैं वो है सॉल्वेंट। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। तो हाइड्रोजन को पैलेडियम पे एडसॉर्ब कराए या हाइड्रोजन को निकल पे एडसॉर्ब कराते हैं तो तब गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज को या फिर आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करो तो उसको वो बोलेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। देन लिक्विड इन लिक्विड, मतलब इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर आप ले लो तो वो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। देन गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पानी में डिसॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। सॉलिड इन गैस मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे गैस के अंदर सॉलिड कैसे एंटर होगा, बहुत ही सिंपल है। कैम्फर देखो आप, है ना, वो सबलाइम होता है, एयर में मिक्स होता है। आपने टेक्स्ट में देखा होगा तो लिखा होगा कैम्फर इन एयर, तो वो एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस टाइप। फिर लिक्विड इन गैस कैसे, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, उसी तरह क्लोरोफॉर्म भी अगर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वो भी एयर में प्रेजेंट होगा। तो कैम्फर इन एयर और कैम्फर इन नाइट्रोजन ऐसा लिखा है, या सॉरी क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन ऐसा लिखा है, तो आप उसको बोलोगे लिक्विड इन गैस। और गैस इन गैस का एग्जांपल एयर इटसेल्फ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्सचर प्रेजेंट है एयर में, तो एयर हो गया एग्जांपल गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन का। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे सामने है। एमसीक्यू में आपको कोई एग्जांपल देंगे और ऐसा पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप, और ऑप्शंस यहां से पूछ करके दिए होंगे। या तो ऐसा पूछा CO2 इन वाटर इज व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस और लिक्विड इन गैस, तो पता चलना चाहिए गैस इन लिक्विड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लर्न करो।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन है परसेंटेज वेट पर वेट, यानी सॉल्यूट का हम वेट लेंगे और नीचे सॉल्यूशन का वेट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये जो सॉल्यूशन का वेट है वो एक्चुअली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल वेट है। अगर वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है तो ऊपर हम सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखेंगे और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे दोनों ml में और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट का वेट लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसके लिए हम सॉल्यूट का वेट लिखेंगे और नीचे सॉल्यूशन का वेट या वॉल्यूम जो भी दिया है वो हम लिखेंगे। तो ये जो है पार्ट्स पर मिलियन वो वेट पर वेट या वेट पर वॉल्यूम इस तरह से हम लिखेंगे, बट यहाँ 10⁶ से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है तो वो पार्ट्स पर मिलियन होगा। अगर हम ये ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें और नीचे ml रहने देते हैं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमने ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 ml में कितना माइक्रोग्राम सॉल्यूट है, जिसको हम यहाँ पे अगर बोलना चाहे कि ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो सॉल्यूशन के 1 मिलियन मोलेक्यूल्स है तब सॉल्यूट के कितने मोलेक्यूल है उसको भी हम ppm ऐसा बोल सकते हैं। अगर माइक्रोग्राम को मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं और ml को लीटर में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर। तो ये भी पार्ट्स पर मिलियन का ही इक्वेशन है, तो इसे याद रखिए। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 10 ग्राम ग्लूकोज टू प्रिपेयर 10% वेट पर वेट सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमें पता है परसेंटेज वेट पर वेट कैलकुलेट करना है तो ऊपर हम लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 करते हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, देखो वेट के फॉर्म में ही है तो वैसे तो आंसर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज 10 है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो यहाँ पे भी 10, तो प्लस आपको ये नहीं पता है इनटू 100, तो ये h नहीं पता। आप सोचो यहाँ कितना रखोगे तो आंसर 10 आएगा। इट्स वेरी सिंपल, आप 90 ग्राम रखोगे तो 90 प्लस 10 100 होगा, 100 कट होगा तो 10 आंसर आएगा। अगर आप सोचते हो 10 ग्राम को 100 ग्राम में ऐड करें तो हो गया 10%, तो वो गलत है। 10 ग्राम को 100 ग्राम में ऐड करोगे तो नीचे 110 होगा, टोटल वेट 110 होगा, हमें टोटल वेट 100 करना है तो यहाँ पे 90 लिखना है। तो आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 10 प्लस x को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 100 प्लस 10x होगा और इस तरफ बचेगा 10 इंटू 1000। अब आप 100 को इस तरफ माइनस में लाओ तो आंसर आएगा 900x, 1000 माइनस 100 तो 900 आएगा और 10 को डिवाइड में लाओ तो आंसर आएगा 90। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्टली को पता चल जाता है कि x क्या होगा, इट विल बी 90 ग्राम। अभी नेक्स्ट देखो व्हाट विल बी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ 5 ml इथेनॉल इज एडेड इन 95 ml ऑफ वाटर। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इथेनॉल है 5 ml और 95 ml में वाटर में उसको ऐड किया है तो इनटू 100 कर दो, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। 5 प्लस 95 100 हुआ, 100 कट होगा तो आंसर आएगा 5%। ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, इजी है, इजीली आपको इस तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगा। इसी तरह परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम भी हो सकता है, उसका प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मच NaOH should be present in 1 liter aqueous solution to prepare 10% weight per volume NaOH। तो आपको 10% वेट पर वॉल्यूम NaOH प्रिपेयर करना है, उसके लिए वेट ऑफ NaOH कितना होना चाहिए वो पूछा है। नीचे 1 लीटर है, अभी हम नीचे ml में लिख रहे हैं तो 1000 ml लिखो इनटू 100 करो, 1000 इनटू 100 और 1000 है तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 100 10 से 1000, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 100 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ NaOH कितना होना चाहिए 100 ग्राम, मतलब 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में 100 ग्राम पहले से प्रेजेंट होगा, तो ये आपका पहला आंसर हुआ। अब पूछा है ppm,
तो ppm के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था, ऊपर लिखो ग्राम, नीचे लिखो ml into 10⁶ करो। अब ग्राम में है 100 और ये 1 लीटर को आप 1000 में कन्वर्ट करो तो ml हो गया, into 10⁶ करो, 10⁶ और 2 10⁸, उसमें से 3 माइनस करो, 10⁵ ppm। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर हमें इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है, ग्राम पर ml into 10⁶ यूज नहीं करना है, हमें ये करना है मिलीग्राम पर लीटर, इसको भी तो ppm कहते हैं, हमें ये इक्वेशन रखना है। तो अब देखो ग्राम की जगह मिलीग्राम लिखो, तो ग्राम कितना था 100 ग्राम, इसको मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया मिलीग्राम। फिर नीचे लीटर लिखना है, देखो मिलीग्राम के नीचे लीटर लिखो तो ppm होगा, तो 1 लीटर है दिया हुआ है, तो ये होगा 10⁵ मिलीग्राम पर लीटर, जिसको कहते हैं 10⁵ ppm। अगर आपने मिलीग्राम पर लीटर लिया है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, मिलीग्राम पर लीटर इज ppm, माइक्रोग्राम पर ml इज कॉल्ड ppm। अगर ग्राम पर ml है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, या ग्राम पर ग्राम है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है ppm कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट के ऐड किए हैं उसको कहते हैं मोलारिटी। तो याद रखिए यहाँ पे जो हमने मोल्स लिखे हैं वो सॉल्यूट के हैं, और जो वॉल्यूम लीटर में लिखा है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको कन्वर्ट करना है वेट के फॉर्म में, तो वेट अपन मोलिकुलर मास लिख सकते हैं। मतलब कभी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है तो आप ये इक्वेशन यूज करो, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। फिर वॉल्यूम आपने देखो लीटर की जगह ml में लिखा, तो आपको यहाँ ml को 1000 से डिवाइड करना होगा तो वापस लीटर मिलेगा, तो वो 1000 ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। आगे अगर आपको वेट नहीं दिया, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम दिया है, तो आपको क्या करना है, into 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो भी मोलारिटी मिल सकता है। अगर परसेंटेज वेट पर वेट दिया है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो और 10 अपॉन मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो तो भी मोलारिटी मिलेगा। तो ये इक्वेशंस आप याद रखो मोलारिटी के लिए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इन टर्म्स ऑफ अगर मास फाइंड करते हैं तो मास का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, जैसे अगर कंपोनेंट 1 का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे याद रखना है जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके मोल फ्रैक्शन का टोटल सम होगा 1। तो ये दो टर्म्स आपको अगर समझ में आए हैं तो ये दोनों के बीच में रिलेशन भी है जो मैं नीचे लिखा है। तो मोलारिटी को हम कैसे मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस डेंसिटी। तो ये इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो मोलारिटी पे से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, जिसको आप अगर 1 में से माइनस करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। अब बात आती है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोल पर केजी, मतलब सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितना सॉल्यूट ऐड करते हैं। याद रखना यहाँ पे हम पहले 1 kg सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें 1 मोल सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जबकि मोलारिटी में क्या करते हैं, मोलारिटी में हम पहले 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हैं फिर टोटल वॉल्यूम 1 लीटर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मोलारिटी ऑलवेज मोलारिटी से किसी भी गिवन सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी से ज्यादा होता है, सो दिस विल बी ग्रेटर। अगर आप कंसंट्रेशन कंपेयर करो तो ये ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब देखते हैं मोलारिटी को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और किलोग्राम की जगह ग्राम लिखा, तो जैसा यहाँ किया है 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे अगर आपको परसेंटेज वेट पर वेट दिया है तो उसमें से आप कैसे फाइंड करोगे, परसेंटेज वेट पर वेट इनटू 1000 आप करोगे, डिवाइड बाय ये क्या किया पता है, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है
तो 100 ग्राम में से परसेंटेज वेट पर वेट मतलब उतना सॉल्यूट होगा, तो वो 100 में से उतना सॉल्यूट माइनस करेंगे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो यहाँ पे आएगा। फिर इनटू हम करेंगे 1 मोलिकुलर मास, तो यहाँ पे जो वेट है वो मोलिकुलर मास से डिवाइड हुआ तो मोल्स मिल जाए। तो ये इक्वेशन भी मोलारिटी के लिए यूज होगा। अगर आपको परसेंटेज वेट पर वेट दिया है तो डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब आता है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। m1 इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो मोलारिटी आपको फाइंड करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, सपोज आपको सिर्फ मोलारिटी और डेंसिटी दिया है और कुछ नहीं दिया, तो आप इजीली मोलारिटी फाइंड कर सकते हो। क्या है आपके लिए रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए ये दोनों में से कोई एक चीज और डेंसिटी। अगर मोलारिटी और डेंसिटी पता है तो आपको मोलारिटी मिलेगा, ये इक्वेशन यूज करो। अगर आपको मोलारिटी और डेंसिटी पता है तो मोलारिटी मिलेगा, ये इक्वेशन यूज करो। यहाँ पे याद रखो m2 मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे भी m2 का मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल m मतलब मोलारिटी, कैपिटल M मतलब मोलारिटी और d का मतलब है डेंसिटी। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस याद रखो। अगर एक रखते हो तो भी चलेगा, इसमें से आप ये इक्वेशन इजीली डिराइव कर सकते हो। अब देखते हैं नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ऐसे यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वैसे इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। अब पूछोगे n फैक्टर क्या होता है? तो n फैक्टर मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सिखाया था, सबसे पहला वीडियो देखो। n फैक्टर मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, चार्ज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये मैंने डिटेल में वहां पे समझाया है, एक बार देख लो। अब देखते हैं परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम दिया है तो भी आपको नॉर्मलिटी मिलेगा। कैसे? आप यहाँ पे 10 अपॉन मोलिकुलर मास करते थे, यहाँ पे 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास करना है। परसेंटेज वेट पर वेट दिया है तो भी सेम, यहाँ डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास करते थे, यहाँ डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास करना है, तो ऐसे मिलेगा नॉर्मलिटी। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो देखते हैं। जैसे नॉर्मलिटी का मोलारिटी के साथ क्या रिलेशन है? सो n फैक्टर से डिफरेंट है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, n फैक्टर का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे? मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अगर मोलारिटी दिया है तो, अगर नॉर्मलिटी दिया है और मोलारिटी पूछा तो क्या करोगे? नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर, तो मोलारिटी मिलेगा। अभी अगर आपको ऐसा पूछा है इतना मोलर इतना लीटर दिया है, अगर इतना पानी ऐड करें तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन। पानी ऐड करते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? तो डाइल्यूशन वाले अगर कोई न्यूमेरिकल पूछते हैं तो ये दो इक्वेशंस है, ये मोलारिटी के लिए है, ये नॉर्मलिटी के लिए है, सिमिलर है। अगर मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट वॉल्यूम वाले दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, ऐसा पूछेंगे तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। V1 M1 का वॉल्यूम है, V2 M2 का वॉल्यूम है, V कितना होगा? V1 प्लस V2। लेकिन अगर ऐसा कहा है 2 मोलर 100 ml is mixed with 1 मोलर 300 ml and 500 ml water is added, तब याद रखना है V is not V1 plus V2, तब V1 plus V2 plus वॉल्यूम एडेड बाय वाटर, है ना, वाटर कितना ऐड किया वो भी उसमें ऐड होगा। तो याद रखो V का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। बहुत सारे रेफरेंस बुक में आपने देखा होगा V लिखा होता है V1 plus V2, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। V1 plus V2 फिर उसमें वाटर भी ऐड किया होगा, तो V का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। नॉर्मलिटी के लिए भी सेम ऐसा ही इक्वेशन आप याद रखो। टाइट्रेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो एसिड और बेस मिक्स करने पे टाइट्रेशन होता है। तो हमें अगर एसिड का मोलारिटी या नॉर्मलिटी विद वॉल्यूम दिया और बेस का हमें नॉर्मलिटी पता है, कितना वॉल्यूम उसका चाहिए वो पूछा तो तब आपको ये इक्वेशन यूज करना है। N1 V1 M1 इक्वल टू N2 M2 V2, जहां पे N1 और N2 n फैक्टर है, क्योंकि मोलारिटी को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते,
लेकिन नॉर्मलिटी को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं N1V1 = N2V2, जहाँ पे नॉर्मलिटी इंटू लीटर को कहते हैं इक्विवेलेंट। कहाँ से पता चलेगा? नॉर्मलिटी और लीटर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो ऐसे भी याद रखो, नॉर्मलिटी इंटू लीटर होता है इक्विवेलेंट। उसी तरह यहाँ भी आप कर सकते हो, क्या करोगे? मोलारिटी इंटू लीटर होता है मोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के एमसीक्यू, 4 मार्क्स का जो एमसीक्यू पूछते हैं आपको, उसमें अगर इतना सिंपल पूछ लिया 2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन में H2SO4 के कितने मोल्स है, तो आपको करना क्या है? ml को लीटर में कन्वर्ट करो और मोलारिटी लीटर मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली मोल्स मिलेंगे। उसी तरह अगर इक्विवेलेंट पूछा तो आप क्या करोगे? नॉर्मलिटी इनटू लीटर मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट मिलेगा। अब लोग सर अगर मिली इक्विवेलेंट पूछा तो मिली इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी इनटू ml मल्टीप्लाई करो तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। याद रखो ऐसे। तो ये टाइट्रेशन वाला काम हो गया। नॉर्मलिटी लिखते हो तो आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब होता है n1 और इसका मतलब होता है n2। सो ऑलरेडी आपने n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है जब आप नॉर्मलिटी यूज करते हो। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी है, जितनी भी हमने टर्म देखी उसमें से। सो याद ये रखो, जिसमें भी नीचे आपने वॉल्यूम लिखा, मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिखाया, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। एग्जांपल ले लो, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ppm बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब में अगर आप देखो तो नीचे हमने वॉल्यूम लिया है, मोलारिटी में देखो, नॉर्मलिटी में देखो। लेकिन जिसमें हमने नीचे वेट लिया है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेट लिया है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वेट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। एग्जांपल आप कौन सा लोगे? एक तो ये ले लो, मोलारिटी देखो, नीचे वेट है। अब वेट चेंज नहीं होता टेम्परेचर चेंज करने से, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे। उसके बाद याद करो परसेंटेज वेट पर वेट, उसमें नीचे लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट, तो परसेंटेज वेट पर वेट इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। फिर ले लो मोल फ्रैक्शन, उसमें तो मोल्स की बात की, वॉल्यूम नहीं किया हमने, तो मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अगर ppm वेट पर वेट में लिया है तो ppm बाय वेट इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो ये याद रखो, अगर आपको एमसीक्यू पर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, तो एक याद रखो, वॉल्यूम वाले जितने हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट और जितने वेट रिलेटेड है वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। अब हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन है। हमें पूछा है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। सी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। तो बेंजीन सॉल्यूट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसको डिसॉल्व किया है। यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए मोल्स। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिखना है तो आपको लिखना होगा मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपको अगर पता है तो आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। मोल्स नहीं पता बट वेट पता है। देखो कैसे, 30% बाय मास लिखा है ना, तो 30% वेट पर वेट का मतलब ये होता है कि उसमें 30 ग्राम बेंजीन होगा और 70 ग्राम CCl4 होगा, ऐसे टोटल हो गया 100 ग्राम। जब भी आपको ऐसा परसेंटेज दिया है तो आप क्या करो, 20 दिया है तो 20 और सॉल्वेंट 80, 30 दिया है तो 30 होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा 70, टोटल 100 का होगा। ठीक है, तो 100 में से परसेंटेज माइनस करने से सॉल्वेंट का वेट मिलेगा। अब आपको मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ बेंजीन आप करोगे 30 अपॉन बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 6 H6 है, 12 6 आर 72 प्लस 6 78 होगा। इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए। अब इसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.385 मोल। उसी तरह फाइंड करोगे मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके लिए आप ऊपर लिखोगे 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट डिवाइड बाय आप करोगे मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मास लिखो 12, क्लोरीन का 35.5 into 4, फिर इसको प्लस करो है ना, 35.5
प्लस इंटू 4 प्लस 12, तो वो टोटल आएगा 156। कितना होगा 156। सो 70 अपन 156 करो तो आंसर होगा 0.5454। ये आपको मोल्स मिल गए। अब आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे? 0.385 देखो ऊपर 0.385 डिवाइड बाय 0.385 प्लस 0.454 दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन। अभी इसको प्लस करो और 0.385 डिवाइड बाय वो टोटल आंसर करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि देखो डिफरेंस देखो 0.46, 54, 64 और 45, यहाँ पे सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.459। तो आप बोलोगे क्या टिक करोगे, ए टिक करोगे या डी? ठीक है, ए टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग करोगे देखो 9 को रिमूव करने के लिए 5 को आप कर दोगे 6, तो 0.469 ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट द मोलारिटी। कैपिटल एम पूछा है बस। मोलारिटी of Ki if density of 20% weight per weight equals Ki is given। याद करो इक्वेशन, परसेंटेज वेट पर वेट पता है, डेंसिटी दिया है, मोलारिटी पूछा है। अच्छा चलो याद करा देता हूँ। परसेंटेज वेट पर वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये इक्वेशन आपको याद होगा तो इजीली आंसर आ जाएगा। परसेंटेज वेट पर वेट कर दो कितना है 20 इनटू डेंसिटी कर दो 1.202 इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। Ki का मॉलिक्यूलर मास आयोडीन और पोटेशियम उसके एटॉमिक मास को प्लस करो तो आंसर आएगा 166। ये मॉलिक्यूलर मास है पोटेशियम आयोडाइड का। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है 1.45। चेक कर लो वो आंसर होना चाहिए। तो इक्वेशन पता है तो न्यूमेरिकल होगा, इसीलिए मैंने पहले इक्वेशन करवाया। सारे इक्वेशन एक बार लर्न कर लो, अगर वीडियो स्किप कर दिया था तो फिर से एक बार वीडियोस देखो, है ना, सारे इक्वेशंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, a solution of glucose in water has density 1.2 gram per ml and percentage weight per weight 10%. What will be its molality? अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला इक्वेशन लिख के आते हैं, गलत होगा। इसके लिए मैंने इक्वेशन आपको लिखवाया था, क्या होगा देखो, परसेंटेज क्या फाइंड करना है, मोलारिटी परसेंटेज वेट पर वेट। इसको आप वेट ऑफ सॉल्यूट समझ लो, इसको क्या समझ लो, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 100, उसमें से आप ये सॉल्यूट का वेट माइनस करो। इसको आपने सॉल्यूट का वेट समझ लिया, परसेंटेज को क्या समझ लो, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 100 क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से परसेंटेज वेट पर वेट माइनस कर दो तो ये जो नीचे लिखा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो ग्राम में होगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू मोल्स। ये इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया था। अब यहाँ पे वैल्यू जोड़ो, परसेंटेज वेट पर वेट कितना है 10 इनटू करोगे 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 कितना होगा 90। 100 माइनस 10 करो यहाँ 90 मत लिखो और मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। कहाँ है मॉलिक्यूलर मास, कहाँ है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो 180 याद रखो। सो ये 10 into 1000 हो गया 10,000 डिवाइड बाय 90 into 180। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कुछ इसके आसपास होगा 0.617। इतना आंसर आएगा मोल पर केजी। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे कैपिटल एम लिखा, या फिर लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ऐसे यहाँ पे मोल पर केजी या लिखो स्मॉल एम। तो आंसर तो ये है 0.62 इज वेरी क्लोज, ठीक है, तो वो आप टिक करोगे। डेंसिटी क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। डेंसिटी कब चाहिए, अगर आपको मोलारिटी फाइंड करना है तो। मोलारिटी के लिए डेंसिटी की जरूरत नहीं है, याद रखो इसको।
अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको मोलारिटी दिया है और ml मतलब वॉल्यूम दिया है और मिली इक्विवेलेंट पूछा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिली इक्विवेलेंट मतलब होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ऐसा करने से मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कैसे मिलेगा? नॉर्मलिटी के लिए क्या करोगे? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे मोलारिटी दिया है H2SO4 का, कितना है 2 मोलार, इनटू आप देखोगे एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो नॉर्मलिटी हो गया 4। अब आपको मिली इक्विवेलेंट मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे मिली इक्विवेलेंट? नॉर्मलिटी लिखोगे 4 इनटू वॉल्यूम इन ml, मतलब 500 ml है तो उसको लीटर में नहीं कन्वर्ट करना है। अब 4 5 से कितना होता है 20 और इनटू आप करोगे 100, ये 5 2 zeros तो 2000 हो गया मिली इक्विवेलेंट। अगर आपको इक्विवेलेंट पूछा है तो आप लिखोगे 2, इक्विवेलेंट पूछा तो लिखोगे 2, अभी मिली इक्विवेलेंट पूछा था तो आप लिखोगे 2000 मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखो, what will be the normality of solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.60 normal H3PO3 in ratio 2:1 by volume। तो अगर आपने ये 2 लीटर लिया है तो ये 1 लीटर होगा, तो कंपैरिजन कर लो। आप लिख दो पहले N1 है 0.45, जिसके लिए V1 कितना लिखोगे? सपोज आप लिख दो 2V, 2 लिखा है ना इसलिए 2V। उस तरह N2 आप लिखोगे 0.60 नॉर्मल, तो उसके लिए आप V2 कितना लिखोगे? ये 2V है तो ये 1V हो जाएगा। सिंपल कंपैरिजन ऐसा समझ में आपको आना चाहिए। ये 2:1 हो गया। अब जब इसको मिक्स करते हैं ना, मिक्सिंग किया है तो मिक्सिंग वाला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV। ये V मतलब फाइनल वॉल्यूम है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ N3V3। अब N1 कितना है 0.45 और V1 कितना है 2V। उसी तरह N2 कितना है 0.60 और V2 कितना है 1V इक्वल टू N3 आपको फाइंड करना है। V3 होगा 2V प्लस 1V कितना 3V। ये 3V कैसे आया समझ में आना चाहिए, 2V प्लस 1V, ऐसा करने से आपको मिलेगा 3V। अच्छा, तो अब इसमें हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 0.9V और यहाँ पर ऐसे रहेगा 0.6V, 60 को 6 भी लिख सकते हो और यहाँ पे आएगा N3 इंटू 3V। अब क्या करना है, इसको आप प्लस करो तो 0.9V प्लस 0.6V इज इक्वल टू होगा 1.5V और 3V इस तरफ डिवाइड में लेके आ जाओ तो हो जाएगा N3 1.V कट कर दो तो 1.5/3 तो हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 नॉर्मल। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था व्हाट विल बी नॉर्मलिटी, वो आ गया 0.5 नॉर्मल। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट मोलारिटी। अब मोलारिटी के लिए आपको पता होना चाहिए एन फैक्टर, H3PO3 लिखा है उसका एन फैक्टर होता है 2। आप बोलोगे सर यहाँ H3 लिखा है, आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर देखो तो सिर्फ 2 H रिलीज हो सकते हैं, जो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है वो H रिलीज नहीं हो सकता। तो n फैक्टर आएगा 2, H3PO4 है तो 3 आएगा, H3PO2 है तो n फैक्टर 1 आएगा, ये ऑक्सीजन में निकल जाएगा। तो डायरेक्ट H जो अटैच है फास्फोरस से वो रिलीज नहीं हो सकते। ओके, तो मोलारिटी के लिए क्या करोगे, नॉर्मलिटी अपन n फैक्टर, नॉर्मलिटी है 0.5 डिवाइड बाय करोगे 2 तो 0.25 मोलार सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आने चाहिए। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं कंसंट्रेशन बेस्ड, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही मॉल कंसेप्ट में कराए हैं डे 1 आफ्टरनून सेशन में, तो आप वो वीडियो देखिए अगर कंसंट्रेशन टर्म्स आपने नहीं पढ़े हैं ध्यान से। तो
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे हम दो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे सबसे पहला है डिसोल्यूशन। तो सॉलिड जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो एक्चुअली वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बनाता है और डिसअपीयर होता है, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। यहाँ पे डिसोल्यूशन होने का रीजन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व हो गए हैं वो अगर किसी प्रेसिपिटेट या अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस से फिर से टकराएंगे तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी भी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? The solution which cannot dissolve more amount of salt in it is called saturated solution. तो इस तरह से solubility क्या हो गया? The maximum amount of any substance which can dissolve in a given solvent is called solubility of that substance. तो याद रखो solubility क्या है और उससे related terms. अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid. तो उसमें दो ही फैक्टर हमें देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो नेचर कैसे हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे? तो कोई सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर, या सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर, उससे हम बोलेंगे नेचर कैसा है। तो ये लाइक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसलिए हम देख सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आर यू गेटिंग इट? अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सब्सटेंस जैसे वाटर में डिसॉल्व होगा, लेकिन एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होगा। आगे देखते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो दो तरह के डिसोल्यूशन प्रोसेस हो सकते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब जब डिसोल्यूशन होता है तब हीट एब्जॉर्ब होता है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होता है, तो अकॉर्डिंग टू लेज टेलर प्रिंसिपल अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम तीन तरह के फैक्टर्स देखेंगे। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस H2O2 N2 CO2, ये सारे गैसेस जो नॉन पोलर है वो कम डिसॉल्व होंगे, या तो आप बोलो नेग्लिजिबल होगा उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में। लेकिन NH3 HCl SO2 ऐसे पोलर सब्सटेंसेस जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं, वो इथेनॉल में कम डिसॉल्व होंगे। ओके, अब देखते हैं टेम्परेचर। तो जनरली गैसेस लो टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होते हैं क्योंकि उसका कंडेंसेशन होता है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर से इवेपोरेशन होगा, तो वो गैसेस सॉल्यूशन में से एस्केप करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो सॉल्यूशन में से बाहर निकलेंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। प्रेशर की बात करें तो गैस पे प्रेशर लगाने से वो लिक्विफाई होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। बट सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमने वहां प्रेशर डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन। तो जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वो सब्सटेंस, वो गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा। तो मोल फ्रैक्शन उतना इंक्रीज होगा जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट, जो है हेनरी कांस्टेंट EH। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो भी गैस होगा उसके नेचर पे डिपेंड करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो TH का वैल्यू चेंज होगा। तो ये इक्वेशन को कहते हैं हेनरीज लॉ। याद रखना है आपको, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो हो जाता है हेनरीज लॉ, और इसी लॉ को हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाने में।
CO2 को अंदर लो प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हम भरते हैं बोतल के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में हमने हेनरी लो यूज किया। उसके बाद आप देखो तो माउंटेनर्स, उसके लिए भी स्पेशल सूट डिजाइन करते हैं। उसका रीजन क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, तो एनेक्सिया जैसी कंडीशन हो सकती है जिसमें माउंटेनर्स को सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए वो यूज करते हैं स्पेशल सूट। और जो डाइवर्स है, सी डाइवर्स, वो भी जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हीलियम मिक्स करते हैं। उसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो गया तो जब वो माउंटेनर्स जो सी डाइवर्स से जब ऊपर आएंगे तो क्या होगा? वो जो नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हुआ है वो वापस बाहर निकलेगा ब्लड में से, तो बबल्स क्रिएट होंगे और ब्लॉक हो जाएगी वेसल्स, जिसको कहते हैं बैंड, और उससे वो सी डाइवर मर भी सकता है। इसीलिए उसको जो सिलेंडर देते हैं उसमें हम हीलियम गैस मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखना है, हेनरीज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन याद रखो, इसमें से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हेनरी लॉ पे से कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व। हाउ मेनी मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे ये पूछा है। इसके लिए पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, लेकिन उसके लिए दिया क्या है देखो, dissolves in 1 liter of water, assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar। so हमें पार्शियल प्रेशर दे दिया है, कितना है? प्रेशर है 0.987 बार, एंड KH इज ऑल्सो गिवन। KH कितना है? 76.48 किलो बार है। तो इसको तो पहले बार में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि दोनों बार में होना चाहिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं 76480 बार। ओके, अब हमें फाइंड करना है मिलीमोल्स, नाइट्रोजन के कितने मोल्स मिलीमोल्स डिसॉल्व हुए। इसके लिए हम हेनरी लॉ यूज करें तो हेनरीज लॉ में तो हमें पहले मिलेगा मोल फ्रैक्शन KH इंटू X। तो X क्या होगा? X इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन KH हो जाएगा। प्रेशर कितना है? 0.987, KH से डिवाइड करो 76480, तो आंसर क्या मिलेगा? ये डिवीजन करो आप, तो आंसर होगा 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। आपको यूनिट नहीं लिखना, ये मोल फ्रैक्शन है। सो हमें ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के मोल कितने लिखोगे? सो यहाँ पे देखो 1 लीटर वाटर दिया है, 1 लीटर इसका डेंसिटी पानी का कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लीटर का मतलब 1 kg हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम है तो मोल्स कितने होंगे? 1000 अपॉन 18 करो तो पानी के मोल आएंगे 55.55। ये वैल्यू आप यहाँ रखो। लेकिन आप देखो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का इतना छोटा है, 10⁻⁻5 में है। सो बहुत छोटा है, तो मोल्स उसके वाटर के कंपेयर में नेग्लिजिबल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? N अपॉन 55.55। हमने इस N को 55.5 के कंपेयर में नेग्लेक्ट किया। अब आगे इसका कैलकुलेशन करें तो N फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन इंटू 55.55। मोल फ्रैक्शन ये है, वो यहाँ रखो, 55.55 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ये आंसर होगा। अगर आप ये मोल फ्रैक्शन को 55.55 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर होगा। लेकिन ये मोल में है, ये टिक करके नहीं आना है, आपको यहाँ पे इसको मिलीमोल में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ हटा दो। क्यों? मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मिलीमोल हो गया देखो। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है अगर 4 ऑप्शन है, क्यों? डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं ये पावर को रिमूव करने के लिए।
मतलब 0.716 मिलीमोल। तो आपको ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे 0.716 मिलीमोल, 7.16 मिलीमोल, 71.6 मिलीमोल। सो याद रहना चाहिए कि आपको फाइनल आंसर जो है वो ये 10⁻⁻1 रिमूव किया तो ऑप्शंस के साथ मैच हो गया। तो इस तरह से आप हेनरीज लॉ यूज करिए और न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज लॉ के बाद आता है वेपर प्रेशर, जिसमें से हमें राउल्ट्स लॉ सीखना है। तो राउल्ट लॉ सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम दिया, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है नीचे और वो सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो बहुत ज्यादा वेपर बन गया, देखो उसका। अब जब ये वेपर और सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तब वेपर सॉल्वेंट पे जो प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। याद रखना यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? व्हेन द वेपर अप्लाइज प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब जो वेपर प्रेशर लगाता है सॉल्वेंट पे वो सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है। जितना वेपर सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतना ही लिक्विड वापस वेपर बन जाएगा। तो वहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि वेपर प्रेशर कैसे डिसाइड होता है? तो कुछ फैक्टर्स है जिससे पता चलता है वेपर प्रेशर कोई लिक्विड का ज्यादा होगा या कम। सो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स आर गिवन हियर। सी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड हमने लिया है, जो भी सॉल्वेंट लिया है, उसका नेचर क्या है। अगर वो वॉलेटाइल है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर वो वॉलेटाइल नहीं है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। अब देखते हैं टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो टूट जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और लास्ट है सरफेस एरिया। अगर मैं ये कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वॉल्यूम उतना ही रखना है मुझे, 1 लीटर है तो मैं कंटेनर 1 लीटर रखूंगा, लेकिन अब मैं ब्रॉड कंटेनर लूंगा जिसमें सरफेस एरिया लिक्विड को ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा वेपर कन्वर्ट होगा, ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर या फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ये आप याद रखो। तो अब हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ, और ये राउल्ट्स लॉ हम 2 डिफरेंट केसेस के लिए देखेंगे। पहला जिसमें सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और दूसरा जिसमें सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और नॉन वॉलेटाइल है, जिसको हमने ए नाम दे दिया, और कंपोनेंट बी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मतलब सॉल्यूशन में जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें जो सॉल्यूट है उसका पार्शियल प्रेशर तो वो 0 हो जाएगा। रीजन क्या है? वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में होगा ही नहीं, वो वॉलेटाइल नहीं है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 0 होगा। तो अगर हम डाल्टन्स लॉ देखें कि टोटल प्रेशर जो है वो PA प्लस PB होता है, 2 कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम होता है टोटल प्रेशर, जो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और वो वेपर प्रेशर हम लिखेंगे P सॉल्यूशन इक्वल टू PB, क्योंकि PA कितना हो गया? 0। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A 0 हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आपको शायद कंफ्यूजन होता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा PB नॉट इंटू XB इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है। लेकिन ये समझो आप कि वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आगे बात करें तो ये सॉल्यूशन जो है उसको हमने PS ऐसा लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने लिखा PS, और P नॉट B को हम नीचे ले गए तो PS अपॉन P नॉट B इक्वल टू क्या हो गया? XB।
अब अगर ये इक्वेशन को 1 में से माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए, क्योंकि 1 माइनस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, दो कंपोनेंट अगर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करो तो आंसर आएगा 1, तो 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए होगा। अब ये जो टर्म है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव डिक्रीज होता है वो है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रोपोर्शनल नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये याद रखना है, यहाँ पे सॉल्यूट लिखा है। इसका आगे डेरिवेशन हम देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, और ये भी देखेंगे कि इससे हम अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं दोनों कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है तो हम क्या लिखेंगे। जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर हम लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए है। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसी तरह पी बी क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विच इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करें तो टोटल प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन में, दोनों पार्शियल प्रेशर का एडिशन, तो वो लिख दिया। अब इसमें से मुझे एक मोल फ्रैक्शन का टर्म रिमूव करना है, जैसे एक्स ए मुझे रखना है लेकिन एक्स बी रिमूव करना है, तो मैं एक्स बी की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स ए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अगर मैं एक्स ए रिमूव करता हूं, वहां पे 1 माइनस एक्स बी रखता हूं, तो ये आएगा आंसर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब अगर आप इसको ये ग्राफ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि राउल्ट लॉ क्या है। देखिए, अगर मैंने कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 रखा तो यहां पे उसका वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर होगा। जब कंपोनेंट बी 0 है, सिर्फ कंपोनेंट ए है सॉल्यूशन में, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट ए है, तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा। अब मैं धीरे धीरे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करूंगा तो उससे क्या होगा, जब एक्स बी 1 होगा तब वहां कंपोनेंट बी होगा, सिर्फ कंपोनेंट ए नहीं होगा, तो वहां पे सॉल्वेंट बी का सिर्फ वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। तो इसको अगर हम ये ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यहां पे हम प्लॉट करते हैं, तो जैसे जैसे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा उस तरह से उसका वेपर प्रेशर पी बी इंक्रीज हुआ देखो, और जिस तरह से एक्स ए का मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो इंक्रीज हुआ। तो ये प्लॉट को समझाने के लिए अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है जो ये इक्वेशन में से लिखे हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। जैसे या पी टोटल आप यहां लिखो तो वो इक्वेशन में देखो सिर्फ किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ओनली। दूसरा देखो, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी। ये टोटल वेपर प्रेशर है, ये जो लाइन है वो आप देखो लीनियरली इंक्रीज होता है, ठीक है, या आप ऐसे देखो तो लीनियरली डिक्रीज होता है। सो इट वेरीज लीनियरली, लेकिन कैसे, इंक्रीज या डिक्रीज कैसे हुआ, तो उसके लिए देखो लास्ट, डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो टोटल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और ए। कैसे, अगर बी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब यहां पे आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कैसे याद रखेंगे, तो याद नहीं रखना है, आप ध्यान दो, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इसमें कौन ज्यादा वोलेटाइल है। सो देखो, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। अगर आप ग्राफ देखोगे तो पी नॉट बी ग्रेटर है, मतलब पी नॉट बी इज मोर वोलेटाइल, पी नॉट बी इज मोर वोलेटाइल एंड मतलब कंपोनेंट बी इज मोर वोलेटाइल एंड कंपोनेंट ए इज लेस वोलेटाइल। तो अगर मैं ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करूंगा तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन कम वोलेटाइल जो है वो कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करूंगा तो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इतना सिंपल है ये थर्ड स्टेटमेंट।
तो अभी आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आना चाहिए। अब राउल्ट्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो देख लेते हैं। पहला है, इट इज एप्लीकेबल टू वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली एंड टू द आइडियल सॉल्यूशंस ओनली। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे करता है उसी को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा, वो ऐसे सॉल्यूशन को एप्लीकेबल है जिसमें सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होगा ना तो एसोसिएशन होगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। इसका यह भी मतलब होता है कि सॉल्यूट जो ऐड करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जैसे आप NaCl, KCl ऐसे सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो क्या करते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए उसको राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर यूरिया ऐड किया है, ग्लूकोज ऐड किया है, तो वो एसोसिएट भी नहीं होते, डिसोसिएट भी नहीं होते, तो उसके सॉल्यूशंस अगर डाइल्यूट है तो उसको राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर हम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो वो डाइमराइज हो जाता है, तो मतलब एसोसिएशन होता है, सो उसे राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो ये है लिमिटेशंस। अब राउल्ट्स लॉ के जैसा एक दूसरा लॉ है, वो इससे एग्जैक्टली मिलता है, वो है कोनोवेलॉफ लॉ। अब ये जो रूल है उसमें क्या हमें देखना है कि फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज देखें तो वेपर फेज में जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है वो ज्यादा होंगे, मतलब वॉलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। ये है कोनोवेलॉफ रूल। अब अगर ये रूल में हम डाल्टन्स लॉ को भी साथ में जोड़ते हैं तो जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस है कंपोनेंट्स के, उसको अगर y1 और y2 से लिखते हैं, वेपर फेज में जो कंपोनेंट 1 और 2 अगर है तो उसके मोल फ्रैक्शंस हम लिखेंगे y1 y2 से। मैंने अलग क्यों लिया है, x1 x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, y1 y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इसके लिए डाल्टन्स लॉ कैसे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, y1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, और P टोटल आपको पता है डाल्टन्स लॉ से हमें मिलता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें हमने P टोटल कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है P2, कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर। तो ये दोनों इक्वेशंस भी याद रखो, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो जो भी हमने राउल्ट्स लॉ देखे, जो भी हमने उसमें इक्वेशंस देखे, वो सारे इक्वेशन का यूज हम ये सिर्फ एक इक्वेशन में कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल में कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का दिया है और एक है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसका वेपर प्रेशर दिया है। तो आप ऐसा लिख दो P0 CHCl3। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं P01, मतलब मैं आगे न्यूमेरिकल में P01 यूज करूंगा। तो उसका वेपर प्रेशर है ये, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली है। तो ये है क्लोरोफॉर्म का, तो आप लिख दो यहाँ पे 200 mmHg। और दूसरा है CHCl2 डाइक्लोरोमीथेन, उसके लिए मैं P02 लिख देता हूं 415 mmHg। दीज आर गिवन डेटाज, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, मतलब ये क्लोरोफॉर्म का है और ये डाइक्लोरोमीथेन का है। अब आते हैं, इफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस मच ग्राम CHCl3, सो आप बोलो मैं यहाँ पे W1 लिखूं, मतलब वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा 25.5 ग्राम। और सेकेंड क्या है CH2Cl2, तो उसका W2 ऐसे लिखूंगा मैं वेट, तो वो कितना है 40 ग्राम। सो वो लिख दो 40 ग्राम। 40 ग्राम कौन है, ऐसा भी यहाँ पे एक बार फिर से हम मेंशन कर दे हैं CH2Cl2, और यहाँ मेंशन कर दो कि ये क्लोरोफॉर्म है। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का फाइंड करना है y1 कैलकुलेट करना है और y2 भी कैलकुलेट करना है। अब याद रखिए y1 और y2, इसके लिए इक्वेशन जो यहाँ पे है वो हम लिख देते हैं, तो वो ऐसा हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल। y2 पूछा नहीं है, लेकिन सपोज अगर पूछा होता तो कैसे करते, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। हम ऐसा करते हैं P2 अपॉन P टोटल। अभी तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, लेकिन देखो उसके लिए आपको कितनी चीजें चाहिए। P1 मतलब पार्शियल प्रेशर चाहिए, P टोटल मतलब टोटल वेपर प्रेशर चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा,
उसके लिए सबसे पहला काम आपको मोल फ्रैक्शंस फाइंड करना है। लेकिन मोल फ्रैक्शंस के लिए आपको चाहिए मोल्स, जो वेट पे से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो N1 अगर आप लिखते हो तो वो होगा W1 अपॉन M1, मतलब ऊपर वेट लिख दो 25.5 और नीचे क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास लिख दो। अभी क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास कितना होता है? 119.5। सो 25.5 डिवाइड बाई 119.5 करो तो आपको वहां पे मोल फ्रैक्शंस मिलेंगे। कितने होते हैं? 0.47। ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सो वो आप लिखोगे W2 अपॉन M2। W2 मतलब डाइक्लोरोमीथेन का वेट 40 ग्राम लिखो, डिवाइड बाई क्या करोगे? डाइक्लोरोमीथेन का मोलिकुलर मास कितना है? 85। देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो। Cl2 है 35.5 प्लस 35.5 प्लस H2 2 होता है और कार्बन 12। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड करोगे तो भी 85 आएगा। अब इसको डिवाइड करो, 40 अपॉन 85 करो, कितना आंसर आएगा? 0.213। 0.213 ये आपको मोल्स मिले। मोल्स ऑफ व्हाट यू कैन से क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन मिल गए। तो अभी X1 कैसे मिलेगा? मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा बोलो? N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 मतलब क्या होगा? 0.47 डिवाइड बाई क्या करोगे? टोटल करोगे ये दोनों का टोटल, सो 0.683 ऐसा हो जाएगा। देखो चेक करो 0.683। तो ये डिवाइड करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म मिलेगा। कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म? कैलकुलेट करो, 0.312। ये होगा 0.312। अभी ये X1 है, X1, तो X2 कितना होगा? डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, ये इतना है। तो X2 फाइंड करने के लिए आप ऐसा करोगे 1 माइनस X1, 1 माइनस 0.311, तो आंसर आएगा 0.688। मोल फ्रैक्शंस अगर मिल गए तो आपको P1 मिलेगा। ये फाइंड करने के लिए P1 चाहिए था, P1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? P1 इक्वल टू P01 इंटू X1। अब P01 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म 200 है, तो लिख दो 200 इंटू X1 मतलब मोल फ्रैक्शन लिख दो 0.312, तो आपको आंसर मिलेगा। 200 इंटू 0.312 करो, 200 इंटू 0.312 कितना होगा आंसर? 62.4 होगा mmHg। सो ये मिल गया आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 क्लोरोफॉर्म। इसी तरह P2 कैलकुलेट करो, P2 नॉट इंटू X2 इक्वल टू, P2 नॉट कितना है? डाइक्लोरोमीथेन का प्योर वेपर प्रेशर 415 इंटू X2, X2 मतलब उसका मोल फ्रैक्शन, वो कहाँ है? ये रहा 0.688। तो ये मल्टीप्लाई करो, 415 इंटू 0.688, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? P2 कितना होगा? P2 कैलकुलेट करो, 285.5 mmHg। दिस विल बी योर आंसर। ये आपको P2 मिला, तो ये P1 है, ये P2 है। अब आपको क्या चाहिए? P टोटल। ये मिल गया, अब आपको P टोटल चाहिए। तो P टोटल के लिए तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर्स का एडिशन है ना। P1 कितना है? 62.4 और P2 कितना है? 285.5, तो P टोटल कितना हो जाएगा? 347.9। इसको ऐड करो, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको P टोटल मिलेगा। mmHg भूलना नहीं है। ओके, अभी P टोटल मिल गया, P1 पता है, तो अब तो Y1 मिलेगा। Y1 P1 कितना है और P टोटल कितना है वो लिख दो। सो P1 कितना है? कहाँ गया? 62.4 और P टोटल कितना है? 347.9। तो इसको डिवाइड करो और चेक करो कितना आंसर आएगा। इसका डिवीजन होना चाहिए 0.18। और अगर इसी तरह आप Y2 कैलकुलेट करते हो तो P2 अपॉन P टोटल करोगे, P2 कितना है?
0.5 285.5 और P टोटल मतलब टोटल वेपर प्रेशर कितना है 347.9। सो ये अगर आप ठीक से डिवाइड करो तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा जो होता है 0.82। क्योंकि अगर ये मोल फ्रैक्शन y1 0.18 है वेपर फेज में तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.82 ही होना चाहिए। 1 माइनस 0.18 करो तो भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे टिक क्या करना है? आप बोलोगे सर 0.18 भी है 0.82 भी है, आप क्या टिक करोगे? तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐसा पूछा है, क्लोरोफॉर्म को हमने कंपोनेंट 1 कहा है तो y1 इज योर आंसर। 0.18 आपको टिक करना है। अगर यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा होता तो आप लिखते 0.82। अगर मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज पूछा होता क्लोरोफॉर्म का तो आप लिखते ये, और मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन अ लिक्विड फेज पूछा होता तो ये लिखते ये। अगर सिर्फ पार्शियल प्रेशर पूछे होते तो ये लिखते। तो एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने सारे इक्वेशंस यूज कर लिए, मोल फ्रैक्शन के, पार्शियल प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के। बाकी ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम चैप्टर के टॉपिक सारे देख लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ में हमने देखा कि वो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन को एप्लीकेबल है। तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो पहला ही डिफरेंस मैंने लिख दिया है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अभी फिर ये क्वेश्चन होगा कि कौन ओबे करता है और कौन नहीं ओबे करता, वो कैसे पता चले? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ये सेकंड पॉइंट है कि अगर सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके जैसा होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करने चाहिए, और अगर इंटरैक्ट करते हैं तो वो इंटरैक्शन फोर्स AA मतलब इंडिविजुअल सॉल्वेंट का इंटरैक्शन फोर्स जितना और BB मतलब इंडिविजुअल सॉल्वेंट के फोर्स जितना होना चाहिए। उसी तरह अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो वो इक्वल नहीं होगा। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके जितना नहीं होगा, तब उसको हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन में वो इंटरेक्शन इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें पार्शियल प्रेशर तो वो जो हमने थियोरेटिकली सोचा है प्रैक्टिकली भी उतना ही होगा। पार्शियल प्रेशर राउल्ट्स लॉ को भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो जो इक्वेशन है वो फॉलो नहीं होगा। जो पार्शियल प्रेशर है कैलकुलेटेड मतलब P0A इंटू XA ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर है वो कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर जितना नहीं होगा। सो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। और इससे दूसरा क्या डिफरेंस होगा? दूसरा डिफरेंस होगा जब हम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तब हीट चेंज और वॉल्यूम चेंज कैसे लिखेंगे? तो हीट चेंज ऑफ द मिक्सिंग इज 0, वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सिंग इज 0 इन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हीट या तो रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। वॉल्यूम में भी चेंज होगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, उसी तरह डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में देखो डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, मतलब हीट चेंज नहीं होता और वॉल्यूम चेंज भी नहीं होता। मतलब क्या है? अगर आप 20 ml और 20 ml दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो तो फाइनल वॉल्यूम 40 ml होगा, है ना? मतलब यहाँ पे वो नहीं होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो 41 हो जाएगा या 39 हो जाएगा, कुछ डिफरेंस होगा। तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट 0, कुछ डिफरेंस आएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो बेंजीन और टॉल्यूइन ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इंटरेक्शन इक्वल है, जितना प्योर फॉर्म में इंटरेक्शन होता है उतना।
उसी तरह आप बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब्सटेंसेस सारे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, दे आर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। बट कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे इथेनॉल एंड वाटर, या फिर वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन उसमें मैंने कुछ लिखा है, देखो इथेनॉल एंड वाटर अगर हम मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, और HCl और वाटर का मिक्सचर जो है मैंने वहां नेगेटिव लिखा है, मतलब वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। सो अब हमें वो देखना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है। सो पहला पॉइंट देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर राउल्ट्स लॉ का आप जो ग्राफ देखो, जो प्लॉट हमने किया था, ये प्लॉट में अगर ध्यान से देखो तो लाइंस थोड़ी ऊपर जा रही है, तो रेड लाइंस जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ब्लैक लाइंस जो है वो थियोरेटिकल वैल्यूज है। तो थियोरेटिकल वैल्यूज की कंपेयर में प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड था उसकी कंपेयर में ज्यादा आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसा कब होगा? अगर जो ये इंटरएक्शन है, वो हमने कहा ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल नहीं होता, लेकिन वो इंटरएक्शन ज्यादा है या कम, तो ध्यान रखो वो कम होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरएक्शन है वो प्योर फॉर्म के कंपेयर में कम होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट इजीली वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि इंटरएक्शन कम है तो इजीली वॉलेटाइल हो गए, तो वेपर प्रेशर जो हमने सोचा था उससे ज्यादा होगा। देखो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा V भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा H ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, इथेनॉल प्लस वाटर। अब आप बोलोगे सर आपने कहा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इथेनॉल और वाटर के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, प्योर फॉर्म में वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसकी कंपेयर में इथेनॉल और वाटर के बीच में कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो आपको कंपेयर करना है, यहां इंटरेक्शन ज्यादा होगा मिक्सचर के कंपेयर में, तो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में, वाटर प्योर फॉर्म में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं इन कंपेयर टू मिक्सिंग। जब उसको मिक्स करते हैं तो यहां पे वो इंटरेक्शन कम होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। दूसरे एग्जांपल्स में इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के 3 एग्जांपल्स है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन के साथ मिक्स करो, टॉल्यूइन के साथ मिक्स करो या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करो तो वो पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाता है। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन, तो ये इससे उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कम था, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर की कंपेयर में जो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर है वो कम मिला हमको, रेड लाइंस मैंने दिखाई है, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, क्योंकि जो रियल वैल्यूज मिले वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड बना, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, प्योर फॉर्म में वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसकी वजह से ये जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो कम हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू की कंपेयर में जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कम हो गया, तो टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। ये तीनों मैंने ग्राफ में दिखाए हैं। अब डेल्टा H और डेल्टा V भी डिक्रीज होगा नेगेटिव डेविएशन में, तो डेल्टा H डिक्रीज होगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसा कब होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वो लेस वोलेटाइल है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। बात करें अगर क्लोरोफॉर्म बेंजीन, तो बेंजीन में नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म के बीच में नहीं बनता, बट बेंजीन और क्लोरोफॉर्म के बीच में कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन होता है,
इसलिए वॉलेटाइल कम हो गया, वेपर कम बनेगा, तो वेपर कम बनेगा तो ये नेगेटिव डेविएशन हुआ, याद रखो। दूसरे एग्जांपल्स में वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, ये सारे वो एग्जांपल्स है जिसमें मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म, तो ये हुआ नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होता है? ये जनरली एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब जब इसको हम बॉइल करते हैं तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंचते हैं तो दो कंपोनेंट एक साथ, 2-3 जितने भी कंपोनेंट है एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो उसका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट हुआ, दोनों एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे और इसीलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। सॉल्यूशन का आपको दो बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होंगे। अब इसके दो एग्जांपल्स है, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल होगा, मतलब उसमें वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा किसमें होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं? जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाएंगे? जिसमें वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो तो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होंगे। तो जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है इसलिए वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H इसमें नेगेटिव होता है, तो यहां हीट रिलीज होता है, ठीक है। और अगर बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसे है? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं मतलब ये कैसे है? एंडोथर्मिक है, यहां डेल्टा H पॉजिटिव होता है। तो याद रखो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनते हैं। जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, जो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाता है, उसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल्स देखो तो इथेनॉल और वाटर का ये कंपोजिशन मिक्स करोगे तो बनेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा, और उसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट HCl और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, इसीलिए नाम है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी कम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी ज्यादा होगा। तो दोनों के एग्जांपल्स विथ कंपोजिशन मैंने लिखे हैं, याद रखो। याद इतना रखना है आपको कि पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या दिखाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेंगे, और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन क्या बनेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर का, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस है जो हमें लर्न करने हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखें उससे पहले ये देख लेते हैं कॉलिगेटिव ये मतलब क्या होता है वर्ड का। तो को का मतलब होता है टुगेदर, और लीगर जिसका लैटिन नेम है लीगर, तो उसका मतलब होता है टू बाइंड। तो जोड़ के रखना एक साथ उसको कहते हैं कॉलिगर, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। तो इसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने राउल्ट्स लॉ में देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये P0A माइनस PS अपॉन P0A, जहाँ पे P0A मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, और PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आगे हम लिखे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स टोटल मोल्स, ठीक है। अब टोटल मोल्स में नीचे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की कंपेयर में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, कम होगा, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है WB अपॉन MB, MB मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो नीचे है ना वो, इसलिए नीचे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलिकुलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका यूज क्या है?
अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दिया है, सॉल्वेंट कौन सा है वो पता है, उसका वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो किसी भी अननोन सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, जहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है ये इक्वेशन, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, कभी सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका मतलब क्या होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS। सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है तो ये होता है P नॉट A माइनस PS, बट रिलेटिव लोअरिंग है तो नीचे P नॉट A लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 1 लीटर सॉल्वेंट ले लो आप और 2 लीटर सॉल्वेंट ले लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। जितना सॉल्यूट ऐड करोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब वो देखने के लिए देखो, ग्राफ यहाँ पे है, सॉल्वेंट जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा तब जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यह है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करो, सॉल्यूट ऐड किया तो वो सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। याद रखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो वो सॉल्यूशन आप लेते हो और उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब देखो, जब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे तो वेपर प्रेशर की लाइन एटमॉस्फेरिक लाइन को टच नहीं कर रही ये टेम्परेचर पे, तो थोड़ा और हीटिंग करना पड़ेगा। तो आगे हीटिंग करने से जहां पे वो एटमॉस्फेरिक लाइन को टच करे वहां पे सॉल्यूशन बॉयल होगा और वो टेम्परेचर को हम कहेंगे TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल्टा TB क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन देखो ज्यादा है, तो TB माइनस TB नॉट किया। इस तरह से आपको बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज जो होता है, एलिवेशन जो है वो पता चल जाएगा। और वो फाइंड करने का एक दूसरा इक्वेशन है KB इंटू M, क्योंकि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, और प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट KB रखा, जहाँ पे स्मॉल m का मतलब है मोलालिटी। अब ये जो मोलालिटी है उसका मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 नहीं लिखना है, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखा तो हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन से भी हम अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन समझ में आया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो इक्वेशन है वो सेम ऐसा ही है। KB की जगह लिखना है KF, इंस्टेड ऑफ KB यू हैव टू राइट KF। और याद रखो, ये KB और KF सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पे नहीं। तो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट अगर आप चेंज नहीं करते तो KF का वैल्यू और KB का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियली एक सॉल्वेंट लिया और उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, ये दोनों के बीच में होगा इक्विलिब्रियम। तब जो वेपर प्रेशर है वो देखो आप क्विकली डिक्रीज होता है, तो वहां पे जो टेम्परेचर आएगा उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है और वेपर प्रेशर आप देखो तो क्विक डिक्रीज होता है, तो वहां पे जो टेम्परेचर आएगा उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन अ लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम देन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जब लिक्विड और सॉलिड का कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा,
तब जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन सॉल्यूशन के लिए वो टेम्परेचर अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कंपेयर में डिक्रीज हुआ है, इसीलिए लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको ग्राफ से समझ में आना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ, सॉल्वेंट की कंपेयर में फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो यहाँ पे हम TF0 माइनस TF लिखेंगे, बिकॉज TF0 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू TF। तो ये डेल्टा TF मिला, जिसका इक्वेशन क्या है, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी अगर रिमूव करना है तो हम क्या रखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट KF रखेंगे हम, और मोलालिटी का इक्वेशन जो हमने अभी एलिवेशन में लिखा एज इट इज यहाँ रखेंगे। तो इसमें भी हम अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपको शायद होगा कि सर KB और KF का वैल्यू कैसे पता चलता है, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल मेथड है। KB और KF का वैल्यू अगर पता करना है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, हमें लिखना है सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, सॉल्यूट का इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होता है KB और KF। तो सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास लिखो इनटू गैस कांस्टेंट करो, अब यहाँ पे कैलोरी में होगा तो R2 लिखो, यहाँ डेल्टा H का वैल्यू जूल में दिया है तो R 8.314 लिखो, डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू व्हाट इज गिवन, ठीक है। अगर यहाँ कैलोरी है तो ऊपर 2 कैलोरी लिखो। सो R की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है ये, TB0 मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, TF0 मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा HV मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये टर्म्स आपको पता है, जो आपको अगर न्यूमेरिकल में दिया है तो आप KB KF फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन ये लर्न कर लो। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास आप 2 सॉल्यूशन रखते हो, या ऐसा समझो कि 2 सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपने अलग किया है, एक में सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक में कंसंट्रेशन कम है, तो जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पानी कम होगा, और जहां कंसंट्रेशन कम है वहां पानी ज्यादा होगा। तो हमें यहां पे समझना कैसे है ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का, पानी का नहीं। तो सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। याद रखना, जब 2 सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट ही मूव होगा, सॉल्यूट मूव नहीं होगा। तो सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव होगा, जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस अगर स्टॉप करना है तो हायर कंसंट्रेशन जोन में हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर प्रेशर आप ज्यादा लगा देते हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, मतलब सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव होना स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और वो हम यूज करते हैं फिल्टर में या डायलिसिस में। सो याद रहना चाहिए आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन है पाई इक्वल टू CRT, जहां पे C मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर, N अपॉन V, N होता है मोल तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास, फिर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी तो DRT अपॉन मोलिकुलर मास। यहाँ पे अननोन सब्सटेंस जो है उसका मोलिकुलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड है पॉलीमर्स के मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए। कभी MCQ पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, तो ये जो 3 मेथड है इसमें से कोई भी मेथड यूज नहीं होता, सिर्फ यूज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। याद रखना, ये पॉलीमर्स के लिए सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होगा। अब यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो एनिमल ब्लैडर, सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन पेपर, पर्चमेंट पेपर, और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये भी यूज कर सकते हो आप एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए। अगर आप नॉन एक्वियस सॉल्यूशन लेते हो तो ये मेम्ब्रेन उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बेस्ट क्वालिटी मेम्ब्रेन है एक्वियस सॉल्यूशन के लिए, आप ये मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जो यूज कर सकते हो।
अब एक और क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको दो सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए पूछेंगे और वहां पे ये पूछा जाएगा कि कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक है। तो हाइपरटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर सॉल्यूशन। ये याद रखना है, दो सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट किया है तो एक हाइपरटोनिक है तो दूसरा हाइपोटोनिक होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। जिसका कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। और आइसोटोनिक क्या है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया है दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा? सिमिलर होगा। एक एग्जांपल देख लो, 0.91% NaCl इज आइसोटोनिक विथ आवर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एबनॉर्मल मोलर मास। ये हमें कब यूज करना है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्वेंट में ऐड करें और वो डिसोसिएट हो जाता है तो उसका जो मोलर मास है वो हमारे एक्सपेक्टेड मास से अलग होगा, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। या कभी अगर एसोसिएशन होता है तो भी जो मोलिक्यूलर मास मिलेगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा या ज्यादा होगा, तब उसको कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो उसके लिए हमें पढ़ना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है? तो हमने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे थियोरेटिकल वैल्यू से। जो हमने ये कैलकुलेशन से अचीव किया है वो होगा कैलकुलेटेड वैल्यू, और जो प्रैक्टिकल में हमें मिलता है वो होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो देगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। या तो अगर नॉर्मल मोलर मास जो हमें पता है वो मोलिकुलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर ये इक्वेशन से मिल गया और नॉर्मल मोलर मास आपको पता है तो आप एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से एबनॉर्मल मोलर मास क्या है वो पता चलेगा। अब ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर का और कोई यूज है? तो डेफिनेटली है कि कितना डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है वो भी आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर से पता चलता है। कैसे? तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर i-1 डिवाइड बाई n-1 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज में मिलेगा आंसर। और उसी तरह x लिखा है मैंने वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है n इंटू 1 - i अपॉन n-1। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। I का मतलब है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अभी डिसोसिएशन में n का मतलब है नंबर ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे NaCl का डिसोसिएशन होगा तो 2 आयंस मिलेंगे, BaCl2 का डिसोसिएशन होगा तो 3 आयंस मिलेंगे, तो n = 3 लिखेंगे। उसी तरह x में मैंने लिखा है n, तो n मतलब क्या है यहाँ पे? एसोसिएशन में n का मतलब क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग, मतलब एसोसिएशन होने से पहले कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके अगर एक मॉलिक्यूल बना तो n = 2 लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो n = 2 होगा। तो इस तरह से आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर से डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा एक यूज है, यहाँ पे मैंने बोला था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है, बिना प्रैक्टिकल के हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब हम देखते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो थियोरेटिकल वैल्यू है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वो इक्वेशन में हमें I इंट्रोड्यूस करना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है। तो ये इक्वेशन है थियोरेटिकल और ये इक्वेशन है प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो प्रैक्टिकल वैल्यू होगा। उसके बाद आता है डेल्टा टीबी, तो उसमें भी kb इंटू एम था, आगे I से मल्टीप्लाई करो। डेल्टा टीएफ इक्वल टू kf इंटू एम था, I से मल्टीप्लाई करो। पाई इक्वल टू CRT था, I से मल्टीप्लाई करो, या फिर INRT अपॉन V या IDRT अपॉन M, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का जो ये यूज है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे से जो न्यूमेरिकल पूछते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर से। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज
1020 torr, तो ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्यूट इन 58.5 ग्राम बेंजीन हैज वेपर प्रेशर 990 torr, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो अगर आपको प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है। और इसका डिराइव्ड इक्वेशन हमने इस तरह से लिखा था, WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मतलब मोलिकुलर मास इंटू WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू MA मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे मोलिकुलर मास फाइंड करना है। ये पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है वो लिख दो, 1020 माइनस 990 अपॉन 1020। उसके बाद आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, आपको दिया है 5 ग्राम इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन का मोलिकुलर मास होता है 78। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 58.5। अगर आप ये सॉल्व करो 1020 माइनस 990 अपॉन 1020, तो आपको आंसर मिलेगा 0.03। ओके, और ये आप एज इट इज लिखो 5 इंटू 78 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 58.5। अब क्या करो, मोलिकुलर मास को आप आगे ले लो, तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, फिर से एज इट इज होगा 5 इंटू 78 अपॉन 0.03 इंटू 58.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्स 222 के नज़दीक आएगा, जो ग्राम पर मोल में होता है मोलिकुलर मास। तो इस तरह से कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिराइव्ड इक्वेशन यूज किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज, तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया एंड 100 ग्राम सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया, तो टेम्परेचर में राइज डेल्टा TB दिया है 0.1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी इतना ही होता है जब वो डिफरेंस है। तो आपको फाइंड KB करना है, तो इक्वेशन आपको पता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M होता है, बट M होता है मोलालिटी। तो मोलालिटी आप इस तरह से लिख सकते हो, ये मोलालिटी का इक्वेशन है। अब आपको KB फाइंड करना है, तो KB इक्वल टू डेल्टा TB कितना दिया है 0.1, मोलिकुलर मास ऊपर लाओगे, किसका मोलिकुलर मास, ग्लूकोज का 180, तो मैं ये मोलिकुलर मास डेल्टा TB के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 वो भी मल्टीप्लाई करूंगा, और WB और 1000 डिवाइड करूंगा। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.8 ग्राम। तो अगर आप इसको सॉल्व करो ध्यान से, तो ये 10 इंटू 1.8 18 हुआ, 180 इंटू 0.1 18 हुआ, तो 18 अपॉन 18 मतलब कितना हो जाएगा 1। और क्योंकि ये KB है तो KB का आपको यहाँ पे यूनिट लिखना होगा, सो आप लिख सकते हो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कभी कभी आप देखोगे तो इन शॉर्ट इसको लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस, जैसे डेल्टा TB डिग्री सेल्सियस दिया था तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, बट कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे ये लिखते हैं KB का यूनिट, ऐसा यूनिट आप इस तरह से लिखोगे। अभी नेक्स्ट देखो, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे डेल्टा TF दिया है, कितना है 1.86 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कहा था कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसमें मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट है, सॉरी ये KF है। व्हाट इज गिवन, KF इज गिवन, सो यहाँ पे हम KF लिख देते हैं। KF है ये 1.8 और 86 इंटू डिग्री सेल्सियस है ना, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है, ये KF है। ये चाहे आप सेल्सियस में या केल्विन में लिखो, इससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इससे मिलता है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF चाहे सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा वो फाइंड करना है, मोलालिटी दिया है, सो मोलालिटी इज हाउ मच 0.05 और फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, बट उसके लिए आपको पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना होगा। कितना होता है वो कैसे मिलेगा, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M।
मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 1.86 और 0.05 इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.093। और क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे थे डिग्री सेल्सियस है, तो सपोज ये 1.86 डिग्री सेल्सियस में है तो आंसर डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। अब इसकी जगह मैं केल्विन रखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिफरेंस है। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस कैलोरी में है, केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में है। अब आप क्या करोगे, फाइंड क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये डिप्रेशन है ना, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेल्सियस में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर है ना सॉल्वेंट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 माइनस आप करोगे टी एफ, माइनस सॉरी ये डेल्टा टी एफ लिखोगे। कितना है डेल्टा टी एफ? आपको मिला 0.093, तो यहाँ माइनस टी एफ है। सो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शंस में आपको प्लस में भी दिया होगा, तो कुछ स्टूडेंट ये डेल्टा टी एफ मिला ना प्लस, तो प्लस टिक करके आते हैं। आपको डेल्टा टी एफ नहीं पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन लिखा, उसमें टी एफ का वैल्यू हमने फाइंड किया, वो आंसर है। अब अगर आपको आंसर्स डिग्री सेल्सियस में नहीं दिए और केल्विन में दिए हैं, तो ये जो आपको आंसर मिला उसमें आप प्लस 273 कर दो तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। अब प्लस 273 माइनस 0.093 करोगे तो 272 समथिंग आंसर होगा, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। तो याद रखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछेंगे डिप्रेशन वाले, एलिवेशन वाले, वो अब आपको समझ में आने चाहिए। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 17 डिग्री सेल्सियस। मैं डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लिखूंगा तो वो होता है CRT। बट आप कहोगे सर C क्या होता है, वो तो मोलारिटी होता है। तो मोलारिटी भी कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सॉल्यूट का है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। और ये जो वॉल्यूम है वो हम लीटर में लिखते हैं। अगर आपके पास आंसर ml में है तो आप इनटू 1000 करोगे, तो ये हो गया पूरा इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे 12% सॉल्यूशन लिखा है। 12% का मतलब है कि आप वेट ले लो 12 ग्राम और वॉल्यूम ले लो 100 ml। इसका मतलब होता है 12%। 100 ml में 12 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब आपको सारी चीजें मिल गई। 12 इंटू R, गैस कांस्टेंट है वो ले लो 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना 17 डिग्री है, प्लस 273 करो तो कितना आंसर आएगा 290। तो यहाँ लिखो 290 इंटू 1000, क्यों, ये ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। देन मॉलिक्यूलर मास दिया है 342, वॉल्यूम कितना है 100 ml। बस इसको सॉल्व करो तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। कितना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट करो, चलो 8.35, इट शुड बी 8.35। टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने आंसर आपको लिख दिया, लेकिन आप ये कैलकुलेट करोगे, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, दैट शुड बी 8.35। अभी देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट पर वॉल्यूम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर इसके जैसा ही है, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है 100% आयोनाइजेशन। 100% आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने इसमें आयन्स है वो लिबरेट होंगे। सो यहाँ पे I इक्वल टू आपको 3 लिखना पड़ेगा, I वांट ऑफ फैक्टर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100% आयोनाइजेशन है तो सारे आयन्स डिसोशिएट हो गए हैं। अब बोलोगे इसका यूज क्या है, तो जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा एज इट इज वो लिखेंगे, लेकिन आगे लिखेंगे I। तो मैं रिपीट करता हूँ, I इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर टी इंटू 1000 अपॉन MB है मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे, I कितना 3, क्योंकि 100% आयोनाइजेशन है तो इसमें से एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड, 3 आयन रिलीज होंगे। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा होता तो 2 लिखता। तो इस तरह से आप I चेंज कर सकते हो। वेट 20% मतलब होता है 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड दिया है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना लिखोगे आप 111। कैलकुलेट करो,
क्लोरीन 35.52 टाइम्स ले लो और कैल्शियम लेना है 40, तो उसको प्लस करो तो आ जाएगा 111 इंटू आर होता है गैस कांस्टेंट 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 करो 0 में तो 273 आंसर होगा और इंटू 1000। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे इससे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा जो नियरली 121.14 इतना आंसर होगा। चेक करो, ये आंसर लिखा है मैंने लास्ट में 121.14 ATM, तो 121 चलेगा। अब ऑप्शंस में मान लो 121, 1.2.1, 1.21 ऐसा ऑप्शंस दिया हो गया अगर तो आप इजीली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरेटिक बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्विस्ट करके हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। सो आप देखो कैसे है क्वेश्चंस। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K3FeCN6, अब ये तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर क्या है वो समझाने के लिए MCQ दिया है। सो K3FeCN6 में 3 पोटेशियम आयन और 1 कॉम्प्लेक्स, ऐसे टोटल 4 आयन्स रिलीज होंगे। ये सबको नहीं गिनना है अंदर वाले को, एक कॉम्प्लेक्स पूरा आयन है और 3 पोटेशियम जो बाहर है, तो 4 आयन्स रिलीज होंगे। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम 4 हो सकता है, इसलिए आप 4 टिक करोगे। अब नेक्स्ट, 0.1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ, देखो ग्लूकोज का आयोनाइजेशन नहीं होता तो उसका कंसंट्रेशन जितना है उतना ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, नीचे जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें किसका आयोनाइजेशन हो सकता है, कितने आयन्स बनेंगे उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे NaCl में कितने आयन्स बनेंगे 2, तो आप 0.1 इंटू 2 करो तो कंसंट्रेशन तो 0.2 हो जाएगा, इसके साथ आइसोटोनिक नहीं होगा। 0.2 यूरिया का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता तो 0.2 रहेगा, फिर भी ये इसके साथ आइसोटोनिक नहीं है, कंसंट्रेशन अलग है ना। आइसोटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन इक्वल है। 0.05 KCl, अब KCl का आयोनाइजेशन होता है, एक K प्लस एक Cl माइनस बनेगा, 2 आयन्स बनते हैं तो 2 आयन्स है इसलिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 0.05 इंटू 2, 0.05 इंटू 2 करो तो हो गया 0.1 मोलार। सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलार हो जाएगा, तो ये KCl जो KCl सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक है। इस तरह से क्विकली आपका आंसर आना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 बेरियम 2 क्लोरीन है तो इंटू 3 होगा तो आंसर आएगा 0.15, तो दैट इज नॉट आइसोटोनिक, ठीक है, डिफरेंट है ये कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, समझ में नहीं आते। भाई आपको याद रखना है पाई इक्वल टू ICRT, कंसंट्रेशन इक्वल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक होगा। बट सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, आपको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो पता चलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। तो 1 मोलार आप बोलोगे सर सेम कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर देखो 2 और ये 3 सल्फेट आयन 2 एल्यूमिनियम आयन रिलीज होंगे, टोटल 5 हुआ। सो दिस इंटू 5 मतलब ये 5 मोलार है। यहाँ पे H3 3 आयन्स, फॉस्फेट 1 आयन, टोटल हुए 4, इंटू 4 करोगे तो ये हुआ 4 मोलार। NaCl 2 आयन्स है तो इंटू 2 करोगे 2 2 जार 4 मोलार। BaCl2 कितने आयन्स बनते हैं, 1 और ये 2, टोटल 3, तो 2 3 जार 6 मोलार। तो कंसंट्रेशन सब देख लो, 5 मोलार 4 मोलार 4 मोलार 6 मोलार। फाइनली I इंटू C किसका ज्यादा हुआ, ऑप्शन डी, तो आप वो टिक करोगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका सबसे ज्यादा होगा, वो ये सबकी कंपेयर में हाइपरटोनिक होगा। अभी देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज ऑल्सो इक्वल टू IKB इंटू M, मतलब मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। डेल्टा TB या डेल्टा TF मोलालिटी पे डिपेंड तो करता ही है, बट I वैल्यू भी तो देखना है। तो I वैल्यू कैसे पता चलेगा, देखो 0.1 मोलाल BaCl2 है, इसका I वैल्यू 3 है तो आप इंटू 3 करो तो 0.3 हुआ। यूरिया इसका I वैल्यू 1 है, इंटू 1 एज इट इज 0.3 रहेगा। NaCl में इंटू 2 करना होगा तो 0.4 हो गया।
H2SO4 में क्या करोगे, H2 2 आयन सल्फेट एक आयन इंटू 3 करोगे तो 0.3 हुआ। कौन सबसे ज्यादा है, NaCl, तो योर आंसर इज NaCl। आपको जो कंसेंट्रेशन देते हैं उसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितने आयंस है उसको आप वांट ऑफ फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो उतने आयंस को आप मल्टीप्लाई करो, टोटल कंसेंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, डेल्टा TB ज्यादा होगा, डेल्टा TF ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो समझ में आने चाहिए। अभी देखो लास्ट, व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां जो सॉल्यूशन दिया है उसका आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8। अब मोल फ्रैक्शन देख के दिमाग में क्या आता है, यस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। 0.8 दिया है, 0.8 टिक करके आते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 1 माइनस 0.8, 0.2, तो आपको टिक करना है 0.2। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन टाइप न्यूमेरिकल पूछेंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो एक प्रैक्टिस हम उसका भी कर लेते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दिया है, कितना है, 5.9 बार फॉर 1% वेट पर वॉल्यूम KCl सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्वेशन में हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर होना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था, ICRT। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वेशन में वांट ऑफ फैक्टर रखते हो तो यह ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, कितना है, 5.9। लेकिन I नहीं पता है और कंसंट्रेशन क्या होता है, weight of solute into 1000 upon molecular mass of solute into volume of solution, फिर into आप R and T लिख दोगे। बट आपको ये weight of solute और weight of solvent, volume of solution नहीं पता, परसेंटेज से पता चलेगा। 1% weight पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। तो अब ये यहाँ पे लिखो वैल्यूज को, I एज इट इज। अच्छा ऐसा करो, हमें I फाइंड करना है ना, तो बाकी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई में ले जाओ। जैसे 5.9 के साथ मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करो, KCl दिया है ना, तो ये K और Cl इसका आप एटॉमिक मास प्लस करो तो आंसर आएगा 74.5, वो मॉलिक्यूलर मास हुआ। फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो जो है 100, ये 100 ml, डिवाइड बाय क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम इंटू आप करोगे 1000, R भी डिवाइड में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बार है देखो, इसलिए R का वैल्यू 0.083 लोगे, 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना लिखोगे, टेम्परेचर दिया है, ओके, तो ये है टेम्परेचर, भूल गया था मैं लिखना। टेम्परेचर ये रिएक्शन में दिया है 291 केल्विन, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख दो अच्छा नीचे लिखना है ना, क्योंकि ये 291 नीचे आएगा डिवीजन में, सो आपने 291 लिख दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा वांट ऑफ फैक्टर I, जिसका वैल्यू है 1.82। I वैल्यू आपको मिल गया। अब इसमें से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। कैसे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, जिसका इक्वेशन है I-1/n-1। अब आप बोलोगे सर n क्या होगा, तो पोटेशियम कौन है, C क्लोराइड, वो जब डिसोशिएट होगा तो कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, 2, सो n = 2। अब लिखो वैल्यूज, I है 1.82 - 1/2 - 1, तो आपका आंसर आया 0.82, ये मिला अल्फा। बट ऑप्शंस तो परसेंटेजेस में है, तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे 82%। कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज मिल गया 82, तो टिक करोगे 82। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। इसी तरह अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो ये प्रोसेस एज इट इज रहेगा वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का। लास्ट में डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मैंने आपको इक्वेशन करवाया है, वो लिखना है, और आपको लास्ट में परसेंटेज फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब
कुछ क्वेश्चंस है मैंने चैप्टर में से लिए हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, क्योंकि ये भी लर्न करने हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी नहीं है, साथ में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी पता होने चाहिए। सो मैंने चैप्टर में आपको कहीं पे राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था, उसी में से ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाएगा। याद करो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि पॉजिटिव डेविएशन उसमें होता है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा। तो वाटर और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वाटर HNO3 के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये सारे दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो बेंजीन और मिथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, तो ये सॉल्यूशन होगा एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अभी देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन। कौन है इसमें से आइडियल सॉल्यूशन? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, किसमें नहीं बनेगा? इसमें। तो ये आंसर है, आइडियल सॉल्यूशन ये है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टर्म में करवाया था मैंने। मोलारिटी उसमें वॉल्यूम टर्म है, नॉर्मालिटी उसमें भी नीचे वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम इसमें भी वॉल्यूम टर्म है। तो जिसमें वॉल्यूम टर्म होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। बट मोलालिटी क्या है? मोलालिटी इज मोल पर किलोग्राम, इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कौन डिपेंड नहीं करता वो पूछा है, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करके आते हैं, ये समझ लेते हैं कि कौन डिपेंड करता है और फिर वो टिक करके आते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी टिक करना है।